दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप हैं हमारे पीपल बिल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आजकल भारत का चुनाव आयोग बहुत ही आहत है, बहुत ही दुखी है इस बात से कि के जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं वो उसको बदनाम करने का एक अभियान चला रहे हैं। और उन्होंने एक जो कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में, राहुल गांधी का कहना ये है कि उसमें जो महादेवपुरा नाम का विधानसभा क्षेत्र है वहाँ उन्होंने जो चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची उपलब्ध कराई थी उसके आधार पर उन्होंने वहाँ पे एक शोध परख जो है एक पड़ताल कराई, और उस पड़ताल से ये निष्कर्ष के सामने आया कि 1,250,000 के करीब वोटों का वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। और इस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग सत्ता पक्ष की मदद करने के लिए जो इस तरह के फर्जीवाड़े कराता है। ये तो एक महादेवपुरा का तो एक नमूना है, और उन्होंने तमाम सारे उसके साक्ष्य रखे, प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि चुनाव आयोग का कहना सही हो कि राहुल गांधी एक निराधार आरोप लगा रहे। पर अगर राहुल गांधी निराधार आरोप लगा रहे हैं और उसकी चुनाव आयोग की बदनामी हो रही है तो चुनाव आयोग को अपनी बदनामी बचाने के लिए कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि चुनाव आयोग से के जो है प्रति जो आस्था उससे दरक रही है। और इसी आस्था पर अगर चुनाव आयोग के प्रति आस्था नहीं रह जाएगी तो फिर लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले में मैं अपनी जो है इस बदनामी को रोकने के लिए जो है आगे आना चाहिए। तो इसके नाम पे चुनाव आयोग ने क्या किया कि चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी में अगर दम है तो वो शपथ पत्र पर लिखकर ये हस्ताक्षर जो है वो शपथ पत्र पर लिख कर ये उसका जो ब्यौरा है वो दे दें, जो वो बता रहे कि महादेवपुरम में जो धांधली हुई उसका उसका ब्यौरा लिखित शपथ पत्र पर दे दें। तो राहुल गांधी दे नहीं रहे। लेकिन अब चुनाव आयोग की तो बदनामी का सवाल है। हमने बताया कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें या न दें, लेकिन वो साधारण आदमी नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष है। और उनके कहने का कितने करोड़ लोग विश्वास करेंगे, ये हमने इस आधार पे बताया कि इतने लोगों ने उनकी पार्टी को दिया है, और उसके बाद में फिर इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको देने वाले वोट हैं। तो इतने करोड़ लोगों के बीच में अपनी बदनामी को जो झूठे आरोपों पर रह रही, कोई सच्चा आदमी क्या बर्दाश्त कर सकता है? क्या केवल इतने में पल्ला झाड़ सकता है कि वो जो है वो कि उसने जो है कोई सच्चा आदमी इस आधार पर पल्ला झाड़ ले कि उसने तो ये कहा कि आप सबूत देख के जाए। भाई वो आगे आएगा, क्योंकि करोड़ों लोगों का मैसेज जा रहा है। अगर कोई बात कहूँ तो वो तो एक आदमी के कहने की तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कह रहा है उसमें हमने बताया कि उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि इतने करोड़ लोग तो विश्वास उस पर कर ही लेंगे। तो इतने करोड़ लोगों का विश्वास खो देने का जोखिम तो बहुत बड़ा है। और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो इस गंभीरता को समझ नहीं पा रहा है। और चुनाव आयोग तो ये चाहिए, जैसा हमने कहा कि एक सच्चा आदमी जब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो तो जो झूठ है वो उस झूठ को साबित करने के सारे उसके पास में जो उपलब्ध तथ्य हैं वो लेकर सामने आएगा और वो उसको बेनकाब करेगा राहुल गांधी को। उसी तरीके से राहुल गांधी को चुनाव आयोग को बेनकाब करने का काम करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? इतने करोड़ लोगों के बीच में इतने करोड़ लोगों की बदनामी क्यों झेल रहा है? इतने करोड़ लोगों के क्यों ऐसा अवसर दे रहा है जो इतने करोड़ लोगों के मन में उसकी कार्यप्रणाली के प्रति संदेह पैदा हो जाए? और फिर इसकी बात नहीं है, नेता प्रतिपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो नेता प्रतिपक्ष की जो उसके पद की, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी की, नेता प्रतिपक्ष की भी एक उस पर ये समझना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के कथन की भी एक प्रामाणिकता होती है। विश्व समुदाय उस पर विश्वास करेगा कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट है भारत की चुनाव प्रणाली में, कुछ ना कुछ भारतीय चुनाव व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। वहाँ का जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत पे, वैसे तो चलिए ठीक है आप मनमानी करते रहिए, पाकिस्तान में भी चुनाव हो गया पूरा अंतर्राष्ट्रीय और मान्यता देनी पड़ रही जो
मौजूदा प्रधानमंत्री वहाँ के शहबाज शरीफ हैं उसको विश्व जनमत को, लेकिन विश्व जनमत अंदर से तो वो नैतिक, वो जब जाते हैं तो अंदर से तो वो चोर की दृष्टि से विश्व जनमत देखता है, और इसका तो एहसास शहबाज शरीफ को है, तो ये उससे उससे उनकी इकबाल कमज़ोर होता है, उससे धाक कमज़ोर होती है। तमाम सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे चुनाव के नाम पे केवल एक नाटक रहता है, और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको स्वीकार करना पड़ता है दुनिया की दूसरे देशों की स्वीकार को। लेकिन ये भी होता है कि वो जो विश्व जनमत है वो विश्व जनमत अंदर से ये समझता है कि नहीं, ये गलत ढंग से ये हैं, ये इनका उसकी वैधता पर उन देशों की, तमाम देशों की सरकारें भी संदेह करती हैं, और तमाम देशों की जो है वो जो जनमत है वो भी उन पर स्वीकार करता है। तो कम से कम भारत के लोकतंत्र की, जिसकी एक बड़ी प्रतिष्ठा रही है, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं, उनकी जो कम से कम एक बड़ी प्रतिष्ठा रही है, और भारत का ये हमेशा प्रयास रहा है, भारत के लोगों का, कि हमारी संस्थाओं को जो विश्व जनमत है वो अंदर से, ऊपर से नहीं कि मजबूरी में नहीं, अंदर से वो उनको जो है प्रतिष्ठित समझे, और अंदर से उनको एक समझे कि उनकी जो संस्थाओं की कार्यप्रणाली वो पूरी दुनिया के लिए एक मानक के रूप में एक स्थापित हो। लोग एक उदाहरण दें हमें, मतलब हमें अंदर से चाहत रहती भारतीयों की कि हमारी संस्थाओं की लोग उदाहरण दें कि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, वहाँ का चुनाव आयोग ऐसा है, जो विकसित देशों से, अमेरिका लोग कहें कि अमेरिका को भी वहाँ के चुनाव आयोग से नसीहत लेनी चाहिए, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से नसीहत लेनी चाहिए, वहाँ की संसदीय परंपराओं से नसीहत लेना चाहिए। ये चाहत भारत के लोगों की रही है। आज़ादी के बाद जब नवजात लोकतंत्र रहा था तब भी भारत के लोगों की ये चाहत रही थी, और इस चाहत का प्रभाव था कि भारत की जो सरकारें हैं वो भी अतीत में बहुत संभल के काम करती थी। अब एक जरूर फर्क आया है, और उस पर ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब तो पूरी दुनिया हमको, हमारे नेता को सलाम कर रही है। अरे सलाम तो पूरी दुनिया की धाक तो पूरी दुनिया डरती तो उस उत्तर के कोरिया के तानाशाह से भी है, वो डरती तो चीन से भी है। तो क्या हम ये चाहेंगे कि वो भारत के जो अच्छे लोग हैं वो ये क्या चाहेंगे कि हम उस ढंग की धाक की हमारे नेता की को धाक के मामले में उनके स्तर पे, उत्तर कोरिया के तानाशाह के स्तर पे, और जो उसके चीन के जो तानाशाह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनके स्तर पे हमारे नेताओं को खड़ा किया जाए? क्या ये वो चाहेंगे? तो चुनाव आयोग तो खुद ही ये बता रहा है कि चोर की दानी में तनका है, इसलिए शायद मतलब वो जो है वो नेता प्रतिपक्ष के पद की ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहा है, और इसलिए वो इस बात की ज़रूरत वैसे अंदर से तो वो ज़रूरत महसूस करता होगा कि इसका तुरंत प्रतिवाद करना चाहिए, लेकिन उसके प्रतिवाद करने की हिम्मत उसके पास में इसलिए नहीं क्योंकि तथ्य जो राहुल गांधी जो तथ्य पेश किए हैं शायद वो बहुत स्पष्ट हैं, और शायद वो अकाट्य हैं। शायद मैं अभी भी चुनाव आयोग के लिए गुंजाइश छोड़ दे रहा हूँ कि चुनाव आयोग अभी भी जो है, अगर उसके उन तथ्यों में अगर गड़बड़ी है तो अभी भी वो सामने आ जाए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। अच्छा, अब क्या है कि इस मामले में मुख्य धारा की मीडिया को साध लिया गया है। मुख्य धारा की होना तो ये चाहिए था कि ये जो है, जो राहुल गांधी ने जब जो तथ्य सामने रखे हैं चुनाव गड़बड़ियों के, उन चुनाव गड़बड़ियों उन तथ्यों के आधार को, के पुष्ट आधार को देखते हुए मुख्य धारा की मीडिया वो जो है उसको प्रमुखता देती, उसको प्रमुखता के साथ में छापती, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा देश के साथ में विश्वासघात है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसलिए जो मीडिया है उसको तो जनमत के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि सरकार के साथ। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया पहले भी अपने आचरण से ये दिखा रही थी कि नहीं, अब वो जो है उसके साथ में नहीं, अब वो जनमत के साथ में नहीं है, उसकी जनपक्षधरता से उसका कोई सरोकार नहीं रहा। वो जो है वो उसके साथ में, वो तो सत्ता पक्ष के साथ में है, वो तो सत्ता पक्ष के हितों के साधन का एक उपकरण बन के रहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगी। तो मुख्य धारा की मीडिया में तो एक तरीके से कुछ छापा गया तो भीतर के पन्ने पे, और जो है
औपचारिकता के लिए, और जो मुख्य पृष्ठ पे है वो मोटी हेडिंग में चुनाव आयोग का ये छापा गया कि राहुल गांधी से सबूत उन्होंने चुनाव आयोग ने मांगा है, और ये वहाँ उस पर चित्रित करने की कोशिश की, ये प्रदर्शित करने की कोशिश की गई मुख्यधारा की मीडिया में कि राहुल गांधी सबूत दे नहीं पा रहे, राहुल गांधी अपने जाल में खुद फंस गए। लेकिन मीडिया का एक वर्ग है जिसने अपना धर्म समझा, जिसने समझा कि हमारा जो इस बात के लिए जागरूक हुआ कि हमारा अस्तित्व किस वजह से, हमारा अस्तित्व सत्ता पक्ष की पालकी के कहार के बनने से है, या हमारा हमें एक जो है एक निष्पक्ष और एक समाज को सही राह दिखाने वाली एक संस्था के रूप में हमारा अस्तित्व है। तो उस मामले में इंडिया टुडे को कोई कांग्रेस समर्थक पत्रिका नहीं माना जाता, वो भी मुख्य धारा की मीडिया है, और वो भी जो है उसका भी रुझान अन्य मीडिया संस्थानों की तरह, अन्य मुख्य धारा की जो अन्य मीडिया संस्थान है, वो जिस तरह से वो जो है सरकार का मुंह देखकर और जो है अपना समाचारों को प्रसारित करने का काम करती, वो इंडिया टुडे उस मामले में, उस चरित्र में अब बात नहीं है। लेकिन इंडिया टुडे ने अब की बार अपनी साख की परवाह की। राहुल गांधी ने वहाँ महादेवपुरम में बताया था, एक मकान में, एक मिसाल के तौर पे बताया था कि एक मकान में, एक कमरे का एक जो मकान है उसमें 80 लोग वोटर के रूप में दर्ज किए गए। ये कैसे बीएलओ ने विश्वास कर लिया कि बीएलओ मौके पर सत्यापन करने नहीं गया कि एक ही कमरे में, उसे कम से कम उन मामलों में तो मौके पर जाना ही चाहिए था जहाँ एक ही जगह 80 मतदाता और 50 मतदाता भी होते, 25 भी होते, तब भी उसको मौके पर देखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अब तो आज तो संयुक्त परिवार टूट चुके हैं और एकल परिवार हैं। तो अगर एक बहुत ज़्यादा संख्या अगर दिखाई दी, 10-12 की संख्या भी एक ही जगह दिखाई जा रही है, एक ही कमरे में दिखाई जा रही, तो उस पर संदेह उत्पन्न होता है कि घर में। तो इंडिया टुडे ने अपनी टीम को उसमें भेजा, और उसके बाद में इंडिया टुडे ने भी माना कि एक बहुत छोटा कमरा है जिसमें 2-3 लोग भी मुश्किल रह सकते हैं, और उसमें वास्तव में उसमें 80 लोग वोटर के रूप में दिखाए गए, और उसमें जो लोग रहते हुए मौजूद मिले उन्हें इस बात का पता भी नहीं था, वो तो हैरत में पड़ गए। तो ये एक वानगी है, एक चावल के एक दाने से जो कढ़ाई जो कितना उसमें कढ़ाई में कितना चावल पक गया डेग में, तो इसका एक अंदाज़ा कर लिया जाता है। तो ये एक इसी वानगी से, और इसके अलावा और भी हुआ। ममता बनर्जी ने देखा कि एपिक नंबर, जिसे अद्वितीय नंबर किया जाता है, जिसका मतलब जो नंबर एपिक नंबर जो किसी एक मतदाता को अलॉट होता है, वो अद्वितीय इस मामले में है कि उस नंबर का कोई दूसरा मतदाता हो नहीं सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने यहाँ के कुछ जो है उदाहरण चुनाव आयोग के सामने रखे कि ये जो इसी नंबर पे किस ढंग से अलग अलग राज्यों में, उनके राज्य में भी एक मतदाता प्रदर्शित हो, दूसरे राज्यों में भी उसी नंबर से मतदाता प्रदर्शित है। तो चुनाव आयोग ने उसको गलती को मान लिया। तो कहने का मतलब है कि चुनाव जो वो मतदाता सूची तैयार करने की प्रणाली में कहीं ना कोई गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो रही। फिर तीसरा ये है कि इस बात को भी मुख्यधारा की मीडिया ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया कि कई राज्यों की वेबसाइट कल बंद हुई। राहुल गांधी का अकेला आरोप नहीं है, कई लोगों ने इसका परीक्षण करके देखा, उनको वेबसाइट बंद मिली ताकि कोई और वो न निकाल ले, मतदाताओं का ब्यौरा न निकाल ले। इसलिए वो जो है उसमें इसके बचाव के तौर पे, एहतियात के तौर पे ये अनधिकार चेष्टा की चुनाव आयोग ने कि कई राज्यों में वो चुनाव आयोग की वेबसाइट को भी बंद करा दिया। तो इससे भी साबित होता है कि चुनाव आयोग, जिसका उत्तरदायित्व है निष्पक्ष चुनाव कराना, वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न करके और सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता में बनाए रखने का एक काम कर रहा। वो अपनी बातों से ये आवाज़ दे रहा है। जो भारतीय धर्मशास्त्र हैं उसमें प्रमाण के उसमें ये कहा गया कि किस बात को प्रमाण माना जाए, तो उसमें 3 श्रेणियां निश्चित की गई। पहली तो प्रत्यक्ष कोई प्रमाण, मान लीजिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो एक अनुमान का प्रमाण भी है। किसी जगह वो कहते हैं कि किसी जगह अगर कहीं से धुआं उठता दिखाई दे रहा दूर से, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे, तो ये अनुमान भी प्रमाण हो सकता है कि वहाँ कहीं ना कहीं आग लग रही होगी। तो अब ये
भारतीय धर्मशास्त्र के कि अगर ये जो किसी को चीज़ को प्रमाण मानने का जो आधार बताए गए हैं, उन आधारों का अगर अनुशीलन किया जाए तो मतलब तो ये लगता है कि मोदी सरकार में चुनाव आयोग को एक तरह से बिल्कुल एक सत्ता पक्ष की कठपुतली बनाकर काम करने का एक तरीका एक विकसित किया गया है। ये एक धारणा बनती है और इस धारणा का कोई सरकार प्रतिवाद भी नहीं कर पा रही, क्योंकि आपने मान लीजिए आपने एक कानून बनाया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाए, तो कानून बनाया तो जब आपको चुनाव आयुक्त की तो उसमें तो ये होना चाहिए कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष हो, तो उसमें ये होना चाहिए किसी न सत्ता पक्ष का बहुमत हो, न सत्ता पक्ष अपनी मर्जी चला सके और न ही विपक्ष मर्जी चला सके, क्षमता के आधार पर। बाकी तो शर्तें तय ही, तो क्षमता के आधार पर उन सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों में से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है। लेकिन सरकार ने क्या व्यवस्था की कि सरकार ने ये काम किया कि व्यवस्था का प्रारूप ये था कि उसमें एक सत्ता पक्ष का यानी एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और एक सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को हटा दिया, तो उन्होंने कहा कि एक सत्ता पक्ष का रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा और उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष होगा। यानी सत्ता का बहुमत उस जो चयन समिति है उसमें बनाए रखने की आपने कोशिश इसीलिए तो की कि आप अपनी मनमर्जी का चुनाव आयुक्त बताना चाहते हो, और फिर इसके खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और ये दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले चुनाव आयुक्त का कार्यकाल समाप्त हो रहा था राजीव कुमार का, और उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी का चयन हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि उसके पहले आप इसका फैसला कर दें, ताकि जिस धांधली की मंशा से सरकार ने ऐसी विकृत चुनाव चयन समिति गठित करवाई है, वो चयन समिति उससे उसके गलत उद्देश्य पूरे न हो सकें। लेकिन इस तर्क की सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई परवाह नहीं की और उसको जो है तारीख को इतना आगे बढ़ा दिया कि उस बीच में चयन समिति की बैठक हो जाए, उनका रिटायरमेंट हो जाए और नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की भी पता नहीं क्या मंशा रही होगी, लेकिन उस समय पे आपत्ति इस बात की, चुनाव आयोग को सरकार को मशवरा दिया गया था कि आप एक काम करिए कि आप जो है ये जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ना करें। लेकिन नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार ने अपनी जिद से, अपनी सहजोरी से कर दी और जो है और उसमें जो ज्ञानेश कुमार जी का जो नाम आया, तो ज्ञानेश कुमार जी के नाम पर नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति थी, लेकिन एक आदमी की आपत्ति का वहाँ कोई महत्व नहीं होता जब आपने धर्मतापूर्वक कार्य करना चाहते हो। तो ऐसी तमाम सारी मिसालें हैं जो हमने कहा कि जो इस बात को प्रमाणित करने के लिए अगर अनुमान को जो आधार माना गया है हमारे शास्त्रों में, वो अनुमान के आधार को सामने रखते हुए ये बात बिल्कुल हो जाती कि चुनाव आयोग की कोई इस रूप में निष्पक्ष चुनाव कराने के मामले में उसकी कोई सार्थकता नहीं रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी ये स्थिति देखने को मिली थी, जब जो है उनको वहाँ पे बिहार में NDA की एक सभा होने वाली थी, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है वो विकास परियोजनाएं घोषित कर डाली और उस प्रतीक्षा में चुनाव आयोग ने दो तीन दिन उसको टाला चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को, ताकि ये आचार संहिता के प्रधानमंत्री दायरे में ना आ पाए। उस पर आपत्ति की गई है। आपत्ति पे गौर करना चाहिए था चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग तो कई बार तो चुनाव आयोग कह देता महीने भर पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के महीने भर पहले। कई उदाहरण ऐसे हैं जब चुनाव आयोग ने सरकारों से कह दिया कि अब आप कोई नई घोषणा नहीं करेंगे और आप जो है ताकि वो नई चुनाव कार्यक्रम जारी होने के पहले भी किसी नई कार्यक्रम की घोषणा करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो कई बार सरकारों को प्रतिबंधित किया, लेकिन प्रधानमंत्री को प्रतिबंधित नहीं किया ताकि वो चुनावी उनको लाभ मिल सके। और इसलिए आपने ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि आपने इसलिए
उनके उनके उनका बिहार दौरा पूरा हो जाने के बाद 2-3 दिन बाद आपने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। ऐसे ही कई कुछ राज्यों में कई चरणों में चुनाव कराने की औचित्यहीन व्यवस्था आपने कराई, उसमें भी आपत्ति की गई थी और उसमें भी दमदार तर्क थे कि आपको इतने चरणों में कराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी सब जगह अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, सब जगह अपने संसाधन पहुंचा सके, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी की सुविधा के लिए ऐसा किया गया और उसका कोई बाकी जो है व्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं था, जो कई चरणों में चुनाव की व्यवस्था कराई गई। और ये बात इसका कोई काट भी चुनाव आयोग की जब ये आरोप ये लगाए जा रहे थे तो चुनाव आयोग के पास इन बातों की कोई काट भी नहीं रही। लेकिन आप जबरदस्ती, आप सत्ता में है, अधिकार आपके पास में है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जो कुछ हो रहा है तो ये एक बहुत ही एक आश्चर्य में डालने वाली ये बातें इसलिए हैं। चुनाव आयोग की ये जो कार्यप्रणाली बन गई है इस मोदी सरकार में, ये आश्चर्य में डालने वाली बातें इसलिए क्योंकि हमें भी और अन्य लोगों को भी एक ये भ्रम था कि मोदी सरकार बहुत लोकप्रिय है, बहुमत उसके साथ में है, क्योंकि कई काम तो मोदी सरकार के ऐसे हैं जिनका कायल हुआ जाना चाहिए। तो उन कामों के आधार पर हम मानते थे कि उन कामों के आधार पर मोदी के पास में पर्याप्त लोकप्रियता है, और इसलिए वो अगर जो है अगर निष्पक्ष चुनाव भी है हों तो निष्पक्ष चुनाव में भी वही बाजी मारेगी, ये हम लोगों को एक यकीन था। लेकिन अब जो ये काम कर रहा है कि जो पता चला कि जिसका अच्छा माल बहुत मुनाफे के साथ में बिक रहा हो, वो डुप्लीकेट माल वो क्यों बेचेगा, वो ये कलंक क्यों लेगा डुप्लीकेट माल बेचने का। वैसे कोई नेता अगर लोकप्रिय है तो ये कलंक क्यों मोल लेगा कि वो धांधलियाँ कराएं, और वो ऐसी धांधलियाँ जो लोगों के सामने उजागर हों, और वो जो है और उनका इसलिए उसके ऊपर कलंक लगे। तो वो कलंकित जीत क्यों कराना चाहेगा जब उसकी ईमानदारी के साथ उसकी जीत संभव है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस बात में भ्रम थे, और ये मिथक टूट रहा है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में लोकप्रियता के मामले में उस बिंदु पर पहुंच गए जहां वो अकेले बहुमत से भी बहुत ज़्यादा बहुमत जुटाने में सक्षम है। लगता ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो जो खबर देती हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनमें ये बताया जाता है कि आपके प्रति बहुतायत का जो जनमत है, वो बहुतायत में जो जनमत है, वो बहुतायत में जनमत आपके उसमें असंतोष है आपकी नीतियों को लेके, या ये है कि बहुतायत लोग ऐसे जिनमें आपकी नीतियों से कोई उत्साह पैदा नहीं हो रहा पा रहा, वो अन्यमनस्क जैसी स्थिति में है। तो इसलिए आप इतने संशयग्रस्त हो गए तक कि तमाम सारी बदनामी मोल लेके और आप अपने चुनाव जीतने का इंतजाम कर रहे हैं। हर एक चाहता है कि एक तानाशाह भी चाहता है कि उसे नैतिक रूप से बहुत अच्छा माना जाए, लेकिन आपका हर काम ये हो गया। आप कोई राजनीतिक सुधारों के मामले में भी घोषणाएं कर रहे होते तो वो एक ये नहीं दिखाई देता कि वो मांग कोई जनता के बीच से आई हो। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का आपने मांग उठाया, तो वो कोई जो है जनता के बीच से नहीं आई। आप बहुत सारे, जैसे आपने महिला आरक्षण का एक विधेयक बनाया, तो वो जब इतने देर से लागू होना था तो आपने उस समय पे क्यों बनाया? इसका मतलब आप मन से महिला आरक्षण नहीं चाहते, लेकिन आपने केवल आप जो भी कदम उठाते वो केवल एक चुनावी फायदे के लिए उठाते। तो देश इससे तो आगे नहीं जा सकता चुनावी फायदे के बिना भी कि एक उसके लिए आपकी आपको जो है किसी काम के लिए लोगों को प्रतिबद्ध करना चाहिए, और खुद की भी आपकी दिखनी चाहिए कि आप में वास्तव में प्रतिबद्धता है, और उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आप कोई जोखिम उठाकर काम करने के लिए तत्पर है। तो ऐसी कोई सिद्धांत निष्ठा आपके कामों में एक नहीं दिखाई दे रही। केवल एक चुनावी रणनीति के केवल रणनीतिक उद्देश्यों के बारे में अपनी नीतियों का, अपने आप फैसलों का
आप ऐलान करती हैं। तो अब जो है, अब हम फिर उसी बात पे आते हैं कि चुनाव आयोग को ये लग रहा है, और हम भी चाहते हैं कि चुनाव आयोग की बदनामी न हो, क्योंकि चुनाव क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है। तो इस बात को समझते हुए कि उनके साथ में कितने करोड़ लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी के, इसलिए वो भयानक हो रही बदनामी। तो तो अगर एक सच्चा चुनाव आयोग है तो वो इस बात की प्रतीक्षा न करे कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर वो जिन्होंने आरोप लगाए उसका ब्यौरा लिख कर दें, उसे अपनी तरफ से दूध और पानी साफ करने के लिए उसको अपनी तरफ से आगे आना चाहिए। बात तभी बनेगी। अभी के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।